हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग सर्विसेज कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कि हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, कस्टमर्स को उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, बैंक को उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। और आई होप आपको क्लियर भी होगा, आप रिवाइज करके आए होंगे। तो आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट बिजनेस सर्विस की ओर, दैट इज द इंश्योरेंस सर्विस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? आपने सुना होगा बहुत सारी टाइप्स की इंश्योरेंसेस होती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस बहुत कॉमन है जो आपने सुना होगा कि आपके घर में किसी ने इंश्योरेंस करा रखा होगा लाइफ का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। ये सब क्या है? इंश्योरेंस मीन्स हम किसी रिस्क के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं, मतलब हमारा इंश्योरेंस कराते हैं, जो भी हमारा रिस्क है, जो भी हमारा लॉस होता है, वो कंपनसेट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिटवीन द टू पार्टीज, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। अब इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है, ये देखिए। आपके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको इंश्योरेंस सर्विसेज पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जो टर्म्स बार बार यूज होने वाले हैं सर्विसेज में। तो इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर होता है द इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस। इंश्योरर हम किसको बोलते हैं? जो इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वो हमारा जो इंश्योर करता है। तो इंश्योरर कौन हो गया? इंश्योरर वो होता है जो हमारी इंश्योरेंस करता है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या होता है? जैसे हम जैसे लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी रिस्क के लिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो, फायर इंश्योरेंस करा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो। ये जो हम लोग कराएंगे अपनी इंश्योरेंस, तो वो कौन होंगे? हम क्या है? हम इंश्योर्ड हैं। हम जिससे इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर। मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनीज जो आपने सुना होगा, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो कौन होती हैं? इंश्योरर होती हैं। और हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो कौन होता है? इंश्योर्ड होते हैं। अब प्रीमियम क्या होता है? द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। अब ये तो है नहीं कि आपको रिस्क है तो आपने कुछ लॉस हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही उठा के पैसा दे देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम टू टाइम, चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब जैसा भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस उस पॉलिसी में मेंशन्ड है, आप उस अकॉर्डिंग अपना प्रीमियम पे करते हो। मतलब एक सर्टेन अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, वो कहलाता है प्रीमियम। मतलब इंश्योर्ड इंश्योरर को जो अमाउंट पे करता है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब चाहे मंथली बेसिस पे कर लो, चाहे हाफ ईयरली, चाहे ईयरली, जैसा उसका इंश्योरेंस उसने करवाया है, वो अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उस अमाउंट का हम बोलते हैं प्रीमियम। नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी। अब इंश्योरर हो गया, इंश्योर्ड हो गया, प्रीमियम भी हो गया। अब किसकी बारी है? पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या होता है? आपने सुना होगा हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, तो पॉलिसी करा ली, आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है जब आप करा लेते हो। तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी की लिखी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट इज रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज अगेंस्ट विच द इंश्योरेंस इज टेकन। हमने जो अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराया है, अपनी लाइफ के इंश्योरेंस कराया है, मतलब जिस रिस्क के लिए कराया है, जो भी रिस्क हमको कवर करना है, तो द पॉसिबिलिटी, उससे हमें जो लॉस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क। ये आपको 5 टर्म्स क्लियर होने चाहिए आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे यही टर्म्स यूज होने हैं पूरा इंश्योरेंस सर्विसेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। आई थिंक आपको अब इंश्योरर और इंश्योर्ड क्लियर है। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड इवेंट।
देखो इसमें क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब दो पार्टीज के बीच में ये पॉलिसी को क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम वो पॉलिसी रेडी करते हैं, जिसमें कि मेंशन रहते हैं सारे टर्म्स और कंडीशंस। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं। प्रीमियम मेंशन रहता है कि हम कितना प्रीमियम पे करेंगे और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें कितना अमाउंट मिलेगा। ये सब सारा कुछ उस पॉलिसी में मेंशन रहता है। तो इस अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड इवेंट। स्पेसिफाइड इवेंट मतलब जिस इवेंट के लिए हमने इंश्योरेंस ले रखा है, जब हमें उससे लॉस होगा तो जो इंश्योरर रहेगा वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा। मतलब वो इंश्योर्ड को जितना अमाउंट की हमने इंश्योरेंस ले रखी होगी, सपोज 5 लाख की इंश्योरेंस ले रखी है हमने, तो हमें क्या होगा, अगर आपने सपोज फायर इंश्योरेंस ली है 5 लाख की और आपकी दुकान में आग लग गई है, आपको लॉस हो गया 2 लाख का, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कितना पे करेगी, 2 लाख पे करेगी, ना कि 5 लाख पे करेगी। मतलब जितना लॉस होता है उसको कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। चलिए, In return, the insured pays a regular amount known as premium. इसके रिटर्न में क्या करता है, जो इंश्योर्ड रहता है वो टाइम टू टाइम क्या पे करता रहता है, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता रहता है। The agreement is made in writing and is called the insurance policy। जो कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि जो अग्रीमेंट है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना हमने प्रीमियम पे करना है, कितना हमें अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कितना उसमें लॉस कवर है, क्या है, वो सारा कुछ उस एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला प्रिंसिपल हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, नाम सुन के मत डरिएगा, बहुत इजी है, आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। The principle of utmost good faith requires both the insurer and the insured to disclose all the material facts honestly and completely। यहाँ पे क्या है कि ये जो जो इंश्योरेंस है ये किसके भरोसे चलती है। इंश्योरेंस क्या है, दोनों मतलब भरोसे के ऊपर है, मतलब आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे जो हम बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी तो वही मानेगी ना। जैसे सपोज किसी को कोई मेडिकल इश्यू है, मेडिकल इश्यू समझ, सपोज हार्ट अटैक उसको आ गया, तो उसको ऑलरेडी हार्ट डिसीजेस हैं और हमने ये बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई और हमने क्या ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। तो सपोज इन केस उसकी डेथ हो जाती है, होती है हार्ट अटैक से। अगर एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट अटैक से डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी, लेकिन अगर उसको पहले से ही हार्ट डिसीजेस हैं और ये चीज उसने कंपनी से छुपाई है तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने हाथ खड़े कर देगी, वो कोई भी आपको कुछ भी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। तो ये क्या है, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में क्या किस पे टिका हुआ है ये इंश्योरेंस, भरोसे पे टिका हुआ है। A material fact is any fact that may influence the insurer's decision regarding क्या क्या, acceptance of risk, फिक्सिंग ऑफ प्रीमियम, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। मतलब हमें कुछ भी उससे छुपाना नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। सिंस द इंश्योरर कैन नॉट पर्सनली इंस्पेक्ट एवरी रिस्क, जो इंश्योरर है हर एक चीज को वो नहीं इंस्पेक्ट कर सकता, मतलब हर एक चीज को नहीं जान सकता वो, इसीलिए वो क्या है, वो उसी पे भरोसा करता है जो हम उस पे बताते हैं। इट रिलायज हेविली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड उसको बताएगा, इंश्योरर वही मान के उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज एनी एग्जिस्टिंग डिसीज सच एज डायबिटीज और हेल्थ प्रॉब्लम। हाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन में मेक द पॉलिसी इनवैलिड। अगर उसने कुछ भी छुपाया, जैसे कि यही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था, अगर उसने कुछ भी छुपाया और उसका कोई लॉस हो जाता है, मतलब सपोज उसके फैमिली मेंबर में जिसका इंश्योरेंस उसने लिया था उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर देगी, हाथ खड़े कर देगी, वो पॉलिसी ही इनवैलिड हो जाएगी। तो ये जो इंश्योरेंस है वो किसके भरोसे है, पूरा भरोसे पे चलता है, मतलब फेथ के ऊपर है, ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव द फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर बीइंग इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका लीगल इंटरेस्ट, मतलब
वो जिस चीज की इंश्योरेंस करा रहा है, मतलब सपोज उसकी शॉप है, उसने अपनी शॉप की फायर इंश्योरेंस ली है, तो वो अपनी ही शॉप की फायर इंश्योरेंस करा सकता है, किसी और की शॉप की फायर इंश्योरेंस नहीं करा सकता। या जो चीज उसे नहीं बिलोंग करती वो उसकी इंश्योरेंस नहीं करा सकता। उसने अपने घर का इंश्योरेंस कराया तो वो खाली अपने घर का करा सकता है, अपने पड़ोसियों के घर का नहीं करा सकता है। उसने सपोज हेल्थ इंश्योरेंस लिया अपने पेरेंट्स का, तो वो खाली अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है, दूसरे के पेरेंट्स का नहीं करा सकता है। मतलब जो चीज उसे बिलोंग करती है उसी का वो इंश्योरेंस करा सकता है, किसी और का नहीं करा सकता। सपोज किसी स्ट्रेंजर का नहीं करा सकता वो। This means the insured should suffer a financial loss if the insured event occurs. जैसे कि एग्जाम्पल आइए देखते हैं। A person can insure his own house, own car, own life because he has insurable interest in them. क्यों? हम खाली अपने जो हमें चीजें बिलोंग करती हैं या हमारे जो लाइक फैमिली का, हम लाइक अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी इंश्योरेंस करा, मतलब जो चीजें हमसे रिलेटेड है हम खाली उसी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, हम किसी और का जाके इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। However, he cannot insure his neighbor's house because he would not suffer any loss if it is damaged. हम उनका क्या कहते हैं इंश्योरेंस क्यों नहीं करा सकते? क्यों? क्योंकि अगर किसी नेबर, आपके नेबर का हाउस में कुछ क्या कहते हैं आग लग जाती है, उसकी वजह से उसका लॉस है, वो आपका लॉस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जिन चीजों से आपको लॉस होगा वही कंपनसेट करेगी। आपने अगर पड़ोसी का करा भी दिया तो उसके लॉस होने से, उसका घर जलने से आपका तो कोई लॉस नहीं हुआ ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी और का इंश्योरेंस करा सकते हो। आई होप आपको क्लियर है, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल के साथ सबके एग्जाम्पल मेंशन किए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंश्योरेंस एम्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय एंड नॉट टू प्रोवाइड अ प्रॉफिट। ये कोई प्रॉफिट कमाने की चीज नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं कमा सकते हम इंश्योरेंस से। जितना हमें लॉस है, हम अपने लॉस को, हम जो रिस्क लेते हैं बिजनेस में, उससे हमें जो लॉस होता है खाली वो लॉस कंपनसेट हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी शॉप में सपोज मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है और मेरी शॉप में आग लग जाती है, तो आग लगने से मेरी शॉप में 3 लाख का नुकसान हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अगर क्लेम करूंगी कि मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो मुझे 5 लाख दो, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें 5 लाख देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रॉफिट, हम इससे प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं। हमारा जितना लॉस है, हमारा खाली लॉस कंपनसेट होता है, हम इससे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो जितना मेरा लॉस है उतना ही कंपनसेट होगा। सपोज मेरे को 3 लाख का नुकसान हुआ है तो 3 लाख ही कंपनसेट होगा। और सपोज अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी कराई और मुझे नुकसान 7 लाख का हो गया, तो तब इस केस में क्या होगा? तब भी मुझे क्या होगा? तब भी मुझे 5 लाख तक ही कंपनसेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने खाली 5 लाख तक का इंश्योरेंस कराया हुआ है। आइए देखते हैं। The insurance should be restored to the same financial position that existed before the loss occurred. मतलब आपको उसी financial position पे लाके इंश्योरेंस कंपनी खड़ा कर देती है जिस पोजीशन पे आप लॉस से पहले थे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इफ अ शॉप इंश्योर्ड फॉर 10 लाख, एक शॉप की इंश्योरेंस हुई है 10 लाख पे और उसको लॉस हुआ है 2 लाख का ड्यू टू फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली 2 लाख, नॉट द फुल इंश्योर्ड अमाउंट। खाली वो 2 लाख कंपनसेट करेगी जो उसका लॉस हुआ है, ना कि उसको पूरा अमाउंट पे करेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ द सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद वन और मोर इंश्योरर, then all insurer will share the loss in proportion to the amount insured by them. कई बार क्या होता है, हमने अपने सपोज कार की इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, कार की इंश्योरेंस हमने 2 कंपनी से करा ली है और हमारी कार, एक सेकेंड, कार का हो गया है एक्सीडेंट। तो कार का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपनी कार की इंश्योरेंस कराई हुई थी सपोज 5 लाख की। अब क्या हुआ, कार पूरी मेरी डैमेज हो चुकी है, अब मुझे पूरा का पूरा 5 लाख चाहिए। तो अब मैंने 2 कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्या होगा इस केस में? क्या मुझे दोनों कंपनी से 5-5 लाख मिलेगा? क्योंकि मैंने तो दोनों से कराया हुआ है। इस केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 2 कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका लॉस हुआ है। यही अभी हमने पढ़ा ना प्रीवियस प्रिंसिपल में कि हमें उतना ही कंपनसेशन मिलता है जितना हमें
लॉस होता है तो हमें कितना लॉस हुआ 5 लाख का। अब 2 से कराओ, 3 इंश्योरेंस कंपनी से कराओ, जितने से मर्जी कराओ, वो सब एक इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने 2 कंपनी से 5-5 लाख का कराया और आपका लॉस भी 5 लाख का हुआ है तो दोनों कंपनी मिलके आपको पैसा देंगी, 2.5 लाख देंगी आपको। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस प्रिवेंट्स इंश्योर्ड फ्रॉम रिसीविंग कंपनसेशन मोर देन द एक्चुअल लॉस। मतलब हम इससे क्या होता है, जैसे हमने लास्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हम ये जो इंश्योरेंस है प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो अगर हमने 2 से कराया और हम ये सोच के कराएं कि हम दोनों कंपनी से क्लेम ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। उस केस में तो वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नल एंड वॉइड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। A building is insured with 2 insurance companies. If the loss occurred, both insurers will contribute proportionately towards the claim. दोनों मिलके क्लेम करेंगी, दोनों मिलके उसको पैसा देंगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये क्या होता है, आफ्टर कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड फॉर अ लॉस द इंश्योर एक्वायर्स द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लॉस। ठीक है, सपोज अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे थे मेरी कार का, तो कार का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया मेरी। अब कार का एक्सीडेंट हो गया और कार का मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ था 5 लाख का। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 5 लाख दे दिया। अब जो कार का इंश्योरेंस हुआ था, एक्सीडेंट जिसने किया, अब मैं उसके पास भी जाऊंगी कि तुमने मेरी कार का एक्सीडेंट किया तो मुझे भी पैसा दो। तो इस केस में क्या होता है, मैं अब उसके पास नहीं जा सकती जिसने मेरी कार का एक्सीडेंट किया है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले चुकी हूं। तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का ये राइट है कि वो थर्ड पार्टी से जाके उससे पैसा ले सकती है। देखिए, after compensating the insured for a loss, the insurer acquires the right to recover the amount from the third party responsible for causing the loss. मतलब जिसने ये किया है, जिसने एक्सीडेंट किया है, जो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है एक्सीडेंट के लिए, तो अब मैं उसके पास नहीं जा सकती, मेरी कोई राइट नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी कंपनसेशन, जितना मेरा लॉस था वो ऑलरेडी कंपनसेट हो चुका है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जा सकती है उससे लॉस रिकवर करने के लिए। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज राहुल्स बाइक इज इंश्योर्ड, ठीक है, हिज बाइक इज डैमेज्ड बाय अमन्स कार। उसकी बाइक इंश्योर्ड थी और उसके डैमेज किससे हुआ, अमन की कार से हुआ, एंड द डैमेज कॉस्ट 20,000। द इंश्योरेंस कंपनी ने राहुल को 20,000 पे कर दिया उसके डैमेज के। अब क्या हुआ, नाउ द इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि वो 20,000 अमन से रिकवर कर सकती है, जिसकी वजह से उनका उसने लॉस किया था। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मतलब कि आप इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से जाके क्लेम कर सकती है। अगर आपने कंपनसेशन ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से तो आप नहीं जाके उससे क्लेम कर सकते। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका क्या मतलब होता है, द इंश्योरर इज लायबल ओनली व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय द नियरेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कंपनी। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरी शॉप है, मेरी शॉप में लग जाती है, मेरी शॉप में सपोज चोरी हो जाती है, ठीक है, और मैंने ले रखा है फायर इंश्योरेंस, ठीक है, अपनी शॉप के लिए मैंने फायर इंश्योरेंस करा रखा है कि जब भी मेरी शॉप में फायर लग जाएगी किसी भी कारण से तो मुझे फायर इंश्योरेंस जो है वो कंपनी मुझे कंपनसेट करेगी मेरे लॉस को। और लेकिन मेरी शॉप का क्या हो जाती है, शॉप में मेरी चोरी हो जाती है, मेरा 3 लाख का नुकसान हो जाता है, ठीक है। और अब मैं जाती हूँ फायर इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मेरी जो है शॉप में नुकसान हो गया है, चोरी हो गई है, और आप, मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, आप मुझे कंपनसेट करो। तो क्या वो मुझे कंपनसेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन कॉज है, मेन कॉज क्या था, मैंने इंश्योरेंस क्यों लिया हुआ था कि अगर मेरी शॉप में आग लगेगी तो मुझे कंपनसेट करना। अब इस शॉप में नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से हर एक नुकसान के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो खाली किस लिए है, वो खाली कब कंपनसेट करेंगे, जब मेरी दुकान में आग लगेगी। तो ये क्या है, जो मेन कॉज जिसके लिए हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी खाली हमें उसी चीज के लिए कंपनसेट करेगी। उसके अलावा और किसी भी चीज से हमें नुकसान होता है तो वो कंपनसेट नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ अ हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर
sorry, if a house insured against fire catches fire and is damaged, the insurer will compensate the loss because fire is the proximate cause of damage. अगर घर में आग लग जाती है और उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको कंपनसेट करेगी. क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कॉज था, मेन कॉज क्या था कि आग लगने से ही घर डैमेज हुआ है, घर में नुकसान हुआ है. नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. अब ये क्या होता है? The insured must take reasonable steps to minimize or reduce the loss after the occurrence of the insured event. इस केस में क्या है? सपोज आग की भी हम बात कर रहे हैं. अगर आपके घर में आग लग रही है और आप खड़े होकर देख रहे हो कि हमने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो जो जल रहा है सामान जलते रहो, हम तो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, हमें तो इतना कंपनसेशन तो मिल ही जाना है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि ये आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, मतलब जितना कम से कम लॉस हो वो पूरा. अगर आप ये सोचो कि हम खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, हमारे पास तो पैसे आ जाने हैं, तो जल रहे हैं तो जलने दो, ऐसा नहीं होता. आपको पूरी कोशिश करनी है. जो भी मेजर्स आप ले सकते हो, आप फायर ब्रिगेड बुला सकते हो, आप अपने जो भी आप मेजर्स ले सकते हो उस टाइम पे, मतलब जिससे आपका सबके कम से कम नुकसान हो, तो इंश्योरेंस कंपनी तभी आपको क्लेम, एक सेकेंड, देती है. जैसे कि हाँ, द इंश्योर्ड कैन नॉट रिमेन केयरलेस एंड एक्सपेक्ट द इंश्योरर टू बेयर द एंटायर लॉस. मतलब इंश्योर्ड बिल्कुल केयरलेस होकर भी नहीं खड़ा हो सकता कि लग रही है तो आग लगने दो और इंश्योरर तो पूरा हमारा लॉस बेयर करेगा. इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ वेयरहाउस, the owner should immediately call the fire brigade and try to save goods instead of allowing the fire to spread. मतलब उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कम से कम लॉस हो सके. आई होप आपको प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए. तो अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की ओर. सबसे पहला टाइप क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस. देखते हैं क्या होता है. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल, मतलब कि पॉलिसी होल्डर, जिसको कि हम इंश्योर्ड भी बोलते हैं, and the insurance company, in which the insurance company promises to pay a specified amount of money called the sum assured to the nominee if the insured person dies during the policy period. देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, ये भी दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. पॉलिसी होल्डर मतलब कि इंश्योर्ड के बीच में, और द इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरर है. इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिसी बनती है. ये पॉलिसी, अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि दो रीजन होते हैं. एक क्या होता है कि रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, और एक रिस्क जब आपका पूरी मैच्योरिटी पीरियड वो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. जब हमारी if the policy is maturity plan and the insured survives the policy term, the amount is paid to the insured on the maturity. देखो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस, और सपोज आपने लिया हुआ है कि आपको 60 इयर्स तक आपने प्रीमियम पे करना है, और 60 इयर्स से पहले अगर डेथ हो जाती है तो जो पैसा होगा किसको मिलेगा? जो भी वो जो सम है आपकी पॉलिसी में लिखा होगा कि ऑन द डेथ आपको कितना अमाउंट मिलेगा. उससे पहले हो जाता है तो नॉमिनी को मिलेगा, मतलब आपका फैमिली मेंबर जो भी, जिसको भी आपने नॉमिनी अपनी बनाया होगा वो उसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, टू द नॉमिनी. और अगर आप सरवाइव कर जाते हो 60 के बाद भी, आप डेथ नहीं होती, जी रहे हो अभी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा. उसके बदले इन रिटर्न द पॉलिसी होल्डर्स पेज अ फिक्स्ड अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम एट द रेगुलर इंटरवल्स. उसके बदले में क्या करता है जो पॉलिसी होल्डर है? टाइम टू टाइम प्रीमियम भी पे करता है, चाहे वो मंथली पे करे, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो. ये उसने जो पॉलिसी लेने के टाइम पे जो भी उसने डिसाइड किया होगा उसकी पॉलिसी में मेंशन किया गया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होगा. Life insurance is a contract that provides financial protection to the family of the insured person by paying a predetermined amount in case of insured death or on maturity as per the policy terms. अब वो डिपेंड करता है कौन सी लाइफ इंश्योरेंस ली गई है. इसके बारे में, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना समझो कि जो अगर जिस टाइम पीरियड तक के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, अगर उससे पहले डेथ हो जाती है तो जो हमारी पॉलिसी में जो नॉमिनी है पैसा उसको मिल जाता है. और अगर
वो उसकी डेथ तब तक नहीं होती है, सपोज 60 ईयर्स के बाद तक भी वो जी रहा है, तो जो मेच्योर मतलब उसके जो पॉलिसी है वो 60 ईयर्स तक मेच्योर होगी, तो उसके बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो उसको पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। अब इसके मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या हैं, आइए देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost गुड फेथ। The assumed should be honest and must disclose all material facts about his health to the insurer। इसके बारे में अभी हमने आप प्रिंसिपल पढ़ ही चुके हैं। सेम वही चीज है कि जो लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो आपको कुछ भी चीज, कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज जो आपको पहले से है वो आपको छुपाना नहीं है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी लेने से पहले वो चीजें आपको छुपानी नहीं है, आपको पूरा उनको बताना ही बताना है। नेक्स्ट क्या है, the insurable interest must be present at the time of taking the policy। insurable interest at the time of maturity is not necessary। जब आप पॉलिसी ले रहे हो, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब क्या है, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आप अगर पेरेंट्स की पॉलिसी ले रहे हो, अपने बच्चों की पॉलिसी ले रहे हो, तो उस टाइम पॉलिसी लेने के टाइम पे वो वहां पे मौजूद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। थर्ड क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने क्या पढ़ा था कि जो लॉस है वो लॉस जो है कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे क्या है, लाइफ को आप कंपनसेट कर सकते हो, मतलब हमारे इतनी लाइफ का नुकसान हुआ ये हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है इस केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट आपको मिलना है वो अमाउंट पहले से फिक्स हो जाता है। ये नहीं होता कि हाँ इतने का, जैसे हम बाकी फायर इंश्योरेंस में होता है कि इतने का लॉस हुआ तो इतने का कंपनसेशन मिलेगा, या मरीन इंश्योरेंस में हमारे जितने का लॉस होता है उतना हमें कंपनसेट, पर लाइफ को तो नहीं आप कर सकते ना, कंपनसेट तो नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या है, जो अमाउंट ये पहले से ही फिक्स हो जाता है, अमाउंट पहले से ही हमारी पॉलिसी में लिख दिया जाता है कि इन केस ऑफ डेथ आपको इतना अमाउंट मिलेगा। The life of human being cannot be compensated. That is why the amount payable in life insurance on the health of the assured is fixed in advance। ये पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। तो सबसे पहला क्या है इसमें, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, अ होल लाइफ पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड पर्सन फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। अब होल लाइफ से ही पता लग रहा है, द वर्ड अपने आप में ही बता रहा है कि हमारे पूरी लाइफ की हमने क्या किया हुआ है, पूरे लाइफ के लिए हमने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, हमने पूरी लाइफ का अपना क्या किया हुआ है, प्रोटेक्शन लिया हुआ है अपनी लाइफ का। This policy is mainly intended to provide long-term financial security to the family rather than saving or maturity benefits। इस पॉलिसी में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें क्या है, हम अपनी पूरी लाइफ को खाली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि इन केस हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को इतना अमाउंट पीछे से मिल जाएगा। It is suitable for individuals who want to ensure that their dependents receive the financial support whenever they pass away। ये पॉलिसी क्यों कराई जाती है, ये पॉलिसी उसलिए कराई जाती है कि जो इंडिविजुअल जो कमाने वाला है घर में वो अपने पे ये पॉलिसी कराता है कि इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो जो पीछे जो उन पे डिपेंडेंट है, जो फैमिली मेंबर्स उस पे डिपेंडेंट है, तो अमाउंट उनके फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाता है उसकी डेथ के बाद। तो ये क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस में खाली एक प्रोटेक्शन होती है लाइफ की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एंडाउमेंट पॉलिसी। ये क्या होती है, एन एंडाउमेंट पॉलिसी प्रोवाइड्स बोथ, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी देती है और एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब हमें हमारी सेविंग भी होती है। इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स द पॉलिसी टर्म, द इंश्योरेंस कंपनी पेज द सम अश्योर्ड अलोंग विद द एप्लीकेबल बोनस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इस केस में क्या होता है, अगर वो उतने साल तक उसकी डेथ नहीं होती, अगर वो जी रहा है तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी और पूरा सम अश्योर्ड विद बोनस, मतलब उस पे इंटरेस्ट, जितना पैसा उसको इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगा के उसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वापस करती है। If the insured dies during the policy period, the nominee receive the sum assured। अगर उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको वो पैसा मिल जाता है। इट ऑफर्स बोथ लाइफ कवर, लाइफ भी इसमें कवर है और सेविंग्स भी होती है, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन भी एक तरह से हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके लाइफ पॉलिसी को लेते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या दो से ज्यादा लोग मिलकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। द पॉलिसी इज टेकन अप जॉइंटली ऑन लाइव्स ऑफ 2 or more persons।
ऑन डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द पर्सन, उसके में सपोज 2 लोगों ने मिलकर, सपोज हस्बैंड वाइफ ने मिलकर लाइफ इंश्योरेंस, ये वाला लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली है। फिर ऑन द केस ऑफ एनी वन पर्सन, ऑन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन, द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेड टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर। उन दोनों में से जो सर्वाइव करेगा वो पॉलिसी अमाउंट, जो भी मेंशन्ड अमाउंट होगा वो उसे मिलेगा। द प्रीमियम इज पेज जॉइंटली और ईदर वन ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। यहाँ पे जो प्रीमियम है जॉइंटली भी पे कर सकते हैं, या कोई एक भी पे कर सकता है, या इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, या एक ही बार में भी आप पे कर सकते हो वो पूरा पॉलिसी का अमाउंट। Usually this policy is taken up by the husband and wife jointly or by 2 partners in a partnership firm where the amount is payable to the survivor on the death of either of the two. मोस्टली कौन लोग लेते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली, पार्टनर्स ने ले ली फर्म के, कि सपोज एक पार्टनर चला जाता है तो उनको उसका बेनिफिट जो भी वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो बाकी जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको मिल जाता है, वो अमाउंट कंपनसेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एन्युटी पॉलिसी। अब एन्युटी पॉलिसी क्या होती है, अ पेंशन, इसको हम पेंशन पॉलिसी भी आप कह सकते हो। अ पेंशन पॉलिसी या एन्युटी पॉलिसी हेल्प्स इंडिविजुअल बिल्ड अ रिटायरमेंट फंड। मतलब ये क्या होता है, जब तक आपको जॉब है तब तक आप क्या करते रहते हो, आप प्रीमियम पे करते रहते हो। जब आप रिटायर हो गए हो, रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम बंद ना हो, तो ये क्या करते हो, आप जब तक जॉब में हो आप प्रीमियम पे करते रहोगे, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती रहेगी, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में, आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द अर्निंग ईयर्स द प्रीमियम्स आर पेड रेगुलरली। जो अर्निंग ईयर्स हैं, जब जॉब में हो आप या जब आप काम कर रहे हो, तो वो प्रीमियम आप रेगुलरली पे कर लेते हो। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद या ऑन मैच्योरिटी द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर पेंशन एन्युटी और लमसम अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टर्म्स। चाहे आप उसको मंथली ले लो, चाहे हाफ ईयरली ले लो, चाहे ईयरली ले लो, चाहे आप सारा अमाउंट इकट्ठे ही क्यों ना ले लो, वो जैसे आपकी उस समय पॉलिसी लेने के टर्म्स में डिसाइडेड होगा, जो पॉलिसी में मेंशन्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिल जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको कोई पैसे की दिक्कत नहीं होती है, आपको उसके बाद भी पैसा मिलता रहेगा। रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है रिटायरमेंट के बाद भी। इनकरेजेस लॉन्ग टर्म सेविंग, मतलब आपका लॉन्ग टर्म सेव हो जाता है, मतलब जब तक आप हो तब तक आपने प्रीमियम पे करते गए और उसके बाद आपको उसी का फायदा मिलता है, उसी का आपका अमाउंट जो है आपको चाहे ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली या लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। सुटेबल फॉर रिटायरमेंट प्लान, ये सुटेबल रहता है जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल रहता है, कि अभी जब तक वो जॉब में है अपना उनको क्या कहते हैं पे करते रहते हैं और बाद में उसी का उनको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट एंड होप की लास्ट है ये, हाँ नेक्स्ट और लास्ट क्या है, चिल्ड्रन पॉलिसी। अब चिल्ड्रन पॉलिसी नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चे के लिए लिया जाएगा। अब बच्चे के लिए क्या लिया जाए, पॉलिसी क्यों ली जाएगी, चाहे जब हम ये पॉलिसी क्यों लेते हैं कि अपने बच्चों की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। फ्यूचर में क्या क्या बातें आ सकती हैं, जैसे कि हम उनके फर्दर पढ़ाई के लिए, मतलब हम जब तक बच्चा, हम कहते हैं ना कि हमें 18 ईयर्स तक, जब तक वो 18 ईयर्स तक है तब तक हम उसकी पॉलिसी पे करते रहेंगे, और जब 18 ईयर्स का हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी उसकी पढ़ाई के लिए। और सपोज हमने और लंबा उसको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे, सपोज 25 ईयर्स तक, कि आप 25 ईयर्स तक हम प्रीमियम पे कर देंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी उसकी मैरिज के लिए। देखो, a children policy is designed to secure child future financial needs such as education or marriage. The policy matures, कब mature होती है, when child reaches a specified age, जिस age के लिए हमने कराई है, जब वो उस age तक पहुंच जाएगा तो वो policy क्या हो जाएगी, mature हो जाएगी, मतलब उसके बाद पैसा मिल जाएगा। If the parent या जो policy holder है dies during the policy term, अगर suppose कोई parent की death हो जाती है जो policy जिसने ली है, तो इंश्योरर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरर यूजुअली वेव्स फ्यूचर प्रीमियम व्हाइल द पॉलिसी कंटिन्यूज, क्योंकि आगे पेमेंट बच्चा तो अब पे करेगा नहीं, आगे जो है, जो इंश्योरर खुद तो चला गया तो वो आगे अब प्रीमियम तो जाएगा नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आगे के प्रीमियम को वेव ऑफ करके लेकिन उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखती है, मतलब वो जो जब स्पेसिफाइड एज का हो जाएगा तो उसे वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा।
इसके फीचर्स क्या है? हेल्प्स मीट चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स, मतलब कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके उस टाइम पे, मतलब उसको जो फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंसेस की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे उसको जो उसकी जरूरतें हैं, चाहे पढ़ाई में हो चाहे उसकी शादी की हो, वो उस समय पूरी हो सके। मेच्योरिटी अमाउंट इज पेड व्हेन द चाइल्ड अटेन्स अ स्पेसिफाइड एज, जब वो उस पर्टिकुलर एज का हो जाता है तभी वो मेच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ द पेरेंट इन मेनी प्लान्स, ये जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये जो बेनिफिट है बहुत सारे प्लान्स में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट की डेथ हो जाएगी तो प्रीमियम कोई पे करेगा नहीं, पे कर नहीं सकता है, तो इसलिए बच्चा खुद तो पे करेगा, तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दिया जाता है ऑन द डेथ ऑफ पेरेंट। इंश्योर अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें क्या होता है? अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब कोई चीज की बीच में फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा देती है इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फायर इंश्योरेंस। आज के लिए फिर अब इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे आगे। आपके फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस ये रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप अभी तक इतना ही रिवाइज करिएगा, इतना ही दिमाग में बैठाइएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस कवर कर लेंगे। चलिए, ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय टू ऑल।